कभी इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस रहा वेस्ट बंगाल आज बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इस समय राज्य पर 7.1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है। करीब 6600 कंपनीज पिछले कुछ सालों में यहां पर बंद हो चुकी हैं और हालात ये हैं कि अब युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने तक मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल हब कहे जाने वाला ये पश्चिम बंगाल आज आर्थिक गिरावट की खाई में गिर गया है। इस पूरे वीडियो में समझते हैं बंगाल के डाउनफॉल को, उस डाउनफॉल के 3 बड़े कारणों को भी अलग अलग समझेंगे, जिसमें है पार्टीशन, पॉलिसीज और पॉलिटिक्स। शुरुआत करते हैं आज़ादी के आसपास के दशक से। भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी करीब 25% हुआ करती थी। उस समय में देश की जीडीपी का शेयर भी वेस्ट बंगाल का करीब 11% था, जो अब गिरकर लगभग आधा यानी 5.5% तक जा गिर चुका है। वेस्ट बंगाल की कहानी को पार्टीशन से शुरू करते हैं। 1947 में हुए पार्टीशन की वजह से वेस्ट बंगाल को सबसे बड़ी चोट लगी थी। जूट का बिजनेस, जो बंगाल की अर्थव्यवस्था की जान माना जाता था, इसकी सबसे मजबूत रीढ़ माना जाता था, वो उस पार्टीशन की वजह से बेहद तबाह हो गया। जूट की कई मिलें पश्चिम बंगाल में हुआ करती थी, लेकिन कच्चा माल देने वाले कई खेत पूर्वी बंगाल, जो कि अब का बांग्लादेश और जब का पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, वहां पर ये ज्यादातर फैक्ट्री चली गई थी, जिसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। अब आते हैं दूसरी पॉलिसी पर, जो कि 1950 के आसपास लगाई गई थी। सरकार की पॉलिसी का नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। एक अहम पॉलिसी की वजह से ये बड़ा बदलाव वेस्ट बंगाल में नजर आया था। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से भारत सरकार की एक ऐसी नीति थी जिसमें देश में कोयला और खनिजों यानी रिसोर्सेज को परिवहन लागत यानी इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बेहद सेम कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि अगर आप कोई भी कंपनी बिहार या बंगाल में नहीं लगाते, कोई भी प्लांट या बिहार या बंगाल में नहीं लगाते और जहां पर भी लगाते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेहद समान बैठेगी, यानी बिल्कुल सेम बैठेगी। कोयला बेल्ट के बाहर फैक्ट्री लगाई गई और फायदा उन कंपनीज को पहुंचता था जिनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सरकार देती थी। अब कंपनीज उन राज्यों में फैक्ट्री लगाने के लिए बाधित नहीं थी जो कि रिसोर्सेज से भरपूर थे। इस नीति का नुकसान वेस्ट बंगाल को हुआ, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल एडवांटेज को कुल मिलाकर इस पॉलिसी की वजह से छीन लिया गया, जिससे निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव सिचुएशन यानी अट्रैक्टिव पोजीशन वेस्ट बंगाल की खत्म हो गई थी। अब आते हैं एक और अहम पार्ट यानी कि पॉलिटिक्स पर। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में 70 और 80 के दशक में बड़ा बदलाव आया। इस दौरान वामपंथियों ने पहली बार वेस्ट बंगाल में सरकार बनाई। इनके शासन के दौरान ट्रेड यूनियन आंदोलन काफी ज्यादा आक्रमण हो गए थे। लगातार हड़तालें हुई, घेराव की संस्कृति और औद्योगिक विवादों ने माहौल को निवेश विरोधी बंगाल में बना दिया। 1990 से लेकर 2010 के बीच हजारों छोटी और बड़ी इकाइयां बंगाल में बंद हुई थी। याद कीजिए 2006 और 2007 का सिंगूर और नंदीग्राम की घटनाएं, जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोली थी। इसने भी बची कुची कसर वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिक सिचुएशन को बिगाड़ने में पूरी कर दी। जब कोलकाता गिरा तो इसका पूरा नुकसान पूरे उत्तर भारत को भी हुआ, क्योंकि कोलकाता पूरे उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे माना जाता था। लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी के लिए पूरा नॉर्थ ईस्ट कोलकाता पर ही निर्भर था। ऐसे में जब कोलकाता का डाउनफॉल हुआ, इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी, तो पूरे क्षेत्र का व्यापारिक प्रवाह तबाह हो गया। इसको काफी नुकसान हुआ। ऐसे में अब इलेक्शंस आ रहे हैं, नई पॉलिसी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर नई सरकार बदलती है तो इकोनॉमिक कंडीशन बंगाल की बदल सकती है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि बंगाल अपनी खोई हुई औद्योगिक चमक को वापस पा सकता है, या फिर एक बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या वेस्ट बंगाल और इंडिया का जो ईस्ट है वो एक बार फिर से इकोनॉमिक पावर हाउस बन पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।